आओ अब आज बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी। देखो दोस्त, ऐसा है, जब देश बना तब जाहिर सी बात है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए, आप किसी को ना बहुत मान मनोबल से आप लेकर के आए हैं, भाई प्लीज आ जाओ हमारे वहां, प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ। अब आदमी मान गया आने को, क्योंकि आपकी बात की इज्जत रखते हुए या आपने वो जो कहा उसने वो अनमने मंग से मान गया, हालांकि उसे आने से उसे कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जब अगर आपको ये बात मालूम है उसके आने से फायदा हो रहा है तो वो दौड़ा दौड़ा आएगा अपने आप ही। लेकिन अगर मान लो वो कह रहा है मैं तो सेल्फ सफिशिएंट हूँ भाई, मेरे को आने की क्या ही जरूरत है आपके वहां पर, तो अब ऐसे केस में क्या होगा? अब ऐसे केस में जाहिर सी बात है कि उसे आने की अगर जरूरत नहीं, फिर भी अगर वो आप बाय आउट ऑफ रिस्पेक्ट या मान लो आउट ऑफ, अब आप बार बार पीछे पड़े हैं तो वो उसने आकर के ज्वाइन कर लिया। अब उस केस में आप अपने रूल लगा सकते हो क्या? फॉर एग्जांपल आपने एक एम्प्लॉई है, आपने एक एम्प्लॉई को ऑफिस ले और आप उससे बहुत मीन मनो, मतलब बहुत मान के भाई प्लीज आ जाओ, जो मनो वो सैलरी ले लो, अरे तुम लाख रुपए लो, अरे तुम 2 लाख रुपए महीना ले लो यार, तुम प्लीज आ जाओ, बस हमारा ज्वाइन कर लो हमारी कंपनी। ठीक है भाई, आ गए। लेकिन अब उसके बाद बोल पाएंगे आप उसे, हाँ हाँ सुनो भाई, तुम आए क्यों नहीं थे ऑफिस? 9 बजे टाइम, 9:15 क्यों हो रहा है? 9 बजे आया करो, 9:15 आओगे पैसा काट लेंगे तुम्हारा। नहीं बोल पाएंगे आप, जाहिर सी बात है, क्योंकि यार अभी तभी तो आया है। हाँ लेकिन जहां साल 2 साल हो गया, अब उसकी भी आदत लग गई ऑफिस, अब उसका भी डिपेंडेंस हो चुकी है आपके ऊपर, तब आप बोलेंगे ऐसा ऐसा है छोटू, अब बहुत हो गया तुम्हारा, 2 साल देख लिया, अब ऐसा टाइम पे आया करो 9 बजे शार्प। क्योंकि तब तक आप भी बड़े हो चुके होंगे, आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अब वो उस समय आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन अब आपके पास उसके जैसे कई सारे एम्प्लॉइज हैं। तो जस्ट गिविंग एन आइडिया था कि आप समझ पाए इसको अच्छे तरीके से। तो बस यही कहानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी के साथ भी है। क्या हुआ जब देश बना, तो आप जानते हो हमने देश कैसे बनाया? हमने देश को, ब्रिटिशर्स तो तोड़ तोड़ के छोड़ गए थे पूरा, हमने बटोरा है। आओ भैया तुम भी आ जाओ, अरे भैया हाँ हाँ, अरे कोई बात नहीं, अरे क्या चाहिए तुमको, अरे ठीक है दे देंगे, तुम आओ यार, चलो यार, ऐसे करके हमने बटोर के देश बनाया। फिर हम वहां पर अपनी चीजें थोप नहीं सकते उनके ऊपर, बोलेंगे हमें नहीं आना भाई आपके वहां, आप तो यही सब करने हो। हमने कहा तुम्हें जो चाहिए हो साहब तुम वो आओ, तुम वैसे आओ। और संविधान मेकर्स ने क्या किया, कुछ चीजें लिख दी, कुछ रूल्स लिख दिए कि आज हम कुछ रूल्स लिख रहे हैं, ये आज लागू नहीं हो पाएंगे क्योंकि आज अभी अभी सब लोग नए आए हैं, लेकिन जब समय सही समझना तो इन सारे रूल्स को लागू कराना, तभी ये जो देश है ये एक यूटोपियन सोसाइटी बनेगी, माने तभी ये एक राम राज्य बनेगा, माने हर कोई वहां पर खुश होगा। बोले ये बात समझ आ गई है? ठीक है, चलो अब देखना, अब क्या करेंगे। अब देखिए इसमें हमने कुल मिला के क्या होता है, ये आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक ही होता है। 36-37 का अपने को काम नहीं है, यहाँ पर खाली बताते हैं कि क्या होता है ये क्या नहीं होता, इससे बात करते हैं। तो 36-37 अपने को मतलब नहीं है। 36 से लेके 51 है रियल डीपीएसपी, जैसे फॉर एग्जांपल 12-13 फंडामेंटल राइट्स, देखो 12 से लेके 35 तक होते हैं, बट 12-13 में कोई फंडामेंटल राइट होता नहीं है। फंडामेंटल राइट्स रियल में जो फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं वो 14 से ही शुरुआत होती है। उसी प्रकार से 36 से 51 तक होते हैं, बट 36-37 में कुछ है नहीं काम का। तो हमारे हमारे लिए जो काम का है वो 38 से शुरू होता है। तो कुल मिला के 38 से लेकर के ये देखिए ये इतने सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अच्छा इसमें भी क्या करा, फिर हमने इसमें क्या करा, हमने कुछ राइट्स को हमने क्या किया, कुछ हमने हमने इसका बाइफरकेशन करा। हमने बोला कुछ सोशलिस्ट सोशलिस्ट होंगे, सोशलिस्ट मतलब जो ऐसे लॉज बनाएंगे जो सबको बराबर समानता का अधिकार दिला पाए। फिर यहां पर क्या आ जाएगा, ऐसे लॉज बनाएंगे जो कि गांधी जी जो चीजें चाहते थे, जैसे गांधी जी चाहते थे विलेज डेवलपमेंट, गांधी जी चाहते थे गांव की अपनी सरकारें हों। तो देखो आर्टिकल 40 में लिख के आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो ये गांधी जी के सपने को सच करने वाली बात है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, है ना। तो गांधी जी के सपने को सच करने वाली बात है, राइट। तो इसीलिए क्या हुआ, तो जितने भी गांधी जी के सपने थे, ऐसा ऐसा होना चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए, तो ये सारी चीजें यहां आ जाती हैं। फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल जो इंसान को पढ़ने लिखने ग्रो करने के, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 45 जो है ना, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ये है ये वाला जो है ना, ये लिबरल मतलब सबके लिए समानता, लिबरल इंटेलेक्चुअल सब दिमाग वाले, दिमाग ये कहता है कि सबके लिए लॉज वॉज सब बराबर होने चाहिए, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है ये वाला है। तो इसी तरीके से ये वाला देखो, ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेलेक्चुअल लिबरल, लिबरल इंटेलेक्चुअल मतलब सही, जो चीजें सही हो, मतलब लॉजिकली जो चीजें सही होती हो। आर्टिकल 50 कहता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में क्या, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में हमेशा डिफरेंस होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 51 बोलता है इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना चाहिए। तो ये सारी चीजें लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो हमने क्या किया, ये संविधान मेकर्स ने नहीं किया था, बाद में क्या किया गया, इनको सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल में इनका बंटवारा कर दिया गया। ठीक है, अब हम लोग एक एक चीज पढ़ते हैं और आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज समझना, कौन सी चीज आपके में, सुनिएगा,
कौन सी चीज आपके सोशलिस्ट में आती है, गांधीयन में आती है, लिबरल, इसको याद करने की रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही याद हो जाएगा। अब देखो हम आपको, हाँ एक एक वादा है, हम आपको सारे डीपीएसपी हम आपको क्लास के अंदर ही याद करा देंगे, सारे के सारे। ठीक, खूब सवाल आए थे इस बार डीपीएसपी से, और फिर हम लोग खूब सारे सवाल भी करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो जैसे आर्टिकल नंबर 38 देखो क्या बोलता है। बोल रहा है देखो स्टेट जो है वो एक सोशल सिस्टम बनाएगा फॉर द प्रमोशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर। अब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 38 द स्टेट शैल रिड्यूस इनइक्वालिटीज। अच्छा खैर फिलहाल अब यहां पर समझना क्या हो रहा है, आर्टिकल 38 सिर्फ ये बात बोलता है कि डीपीएसपी से जो होने वाला है, डीपीएसपी से होगा क्या, डीपीएसपी से क्या होगा, पब्लिक वेलफेयर होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। मेन आर्टिकल 40 से याद करने हैं, 38 39 तो खाली ट्रेलर है। तो 38 बोलता है कि पब्लिक वेलफेयर की बात होती है, तो डीपीएसपी होते ही इसीलिए कि पूरे देश का भला हो, इसके लिए जो बाद में आपको रूल लागू करना है वो डीपीएसपी कहलाते हैं। तो 38 पब्लिक वेलफेयर की बात करता है। 39 जो बात करता है, ये देखो इसका मैं सिर्फ कीवर्ड अंडरलाइन कर दे रहा हूं। बोल रहे हैं कि आपको सबके लिए सफिशिएंट मींस ऑफ लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मतलब होता है रोजगार का इंतजाम, आपको सबके लिए रोजगार, सफिशिएंट रोजगार का इंतजाम आपको करना चाहिए। 38 बोलता है पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए, 39 होता है रोजगार का इंतजाम करना चाहिए। अब आ जाओ, आते हैं याद करने वाले तरीके, 40 से शुरू होते हैं। जैसे देखो आर्टिकल 40 क्या बोलता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। देखो कोई भी पंचायत थी, पंचायत पहले नहीं थी, जो चीज नहीं होती है उसको बोलते हैं जीरो। फिर कोई भी चीज शुरू होती है तो 0 से 1 होती है ना, जो पैदा हुई थी 0 से 1 होना, तो इसीलिए जैसे 0 जो है ना, 0 मतलब हो गया पंचायत, क्योंकि 0 से ये पैदा हो रही है, तो 40 ये हो गया। अब देखो 43, यहां पर देखो क्या होता है 43, 3 शब्द का क्या होता है, वेतन। 3 शब्द का क्या होता है, देखो अगर आप 43 देखो, 3 है ना यहाँ पर, 3 का मतलब क्या होता है, एक टर्म देखो वेतन, वेतन में भी देखो 3 शब्द होते हैं ना, तो 43 जो है वो वेतन माने वेजेस से रिलेटेड होगा। तो सिक्योर अ लिविंग वेज, ये कीवर्ड हो गया यहाँ पर। तो लिविंग वेज वाला आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 43 हो जाएगा। अब कंफ्यूज मत होना, 43 और 39 में लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो ये बात करता है वेतन की, ये बात करता है रोजगार की। नौकरी और सैलरी में डिफरेंस होता है ना, ये सैलरी की बात करता है, ये रोजगार की बात करता है। ठीक, तो यहां पर रोजगार की, वेतन 3 शब्दों में क्या होता है, वेतन 3 शब्दों का होता है, तो 43 वेतन वाला आर्टिकल हो गया, आर्टिकल 43 कि भाई सबके पास में एक वेतन मिलना चाहिए, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वगैरह मिलनी चाहिए। ठीक है, 44 देखो दोनों ही यूनिफॉर्म है ना, दोनों नंबर्स यूनिफॉर्म है ना, तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया यहां पर, क्योंकि दोनों नंबर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया यहां पर। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया यहां पर। अब देखो 45 की बात करते हैं, तो 45 की अगर बात करेंगे, 44 का चीज क्लियर हो गया ना, अभी 45 की बात करते हैं। तो 45 की बात करेंगे यहां पर, देखो आपके वहां पर एक चीज आता था ना, एक हम लोगों ने सीरियल देखा था, देखो 5, 45 में देखो 5 है ना, तो क्या आप 5वीं पास से तेज है, तो क्या आप 5वीं पास से तेज है, तो किससे रिलेटेड था, वो स्कूल से रिलेटेड था ना। तो ये 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को मैंडेटरी एजुकेशन देने के बारे में पहले ही संविधान ने लिख दिया था, इसीलिए सरकार सन 2002 में अमेंडमेंट लेकर के आई। देखा आपने, धीमे धीमे जो बातें बोली गई हैं इसमें डीपीएसपी, वो धीमे धीमे सरकार ने इंप्लीमेंट करी हैं। तो यहां पर क्या हुआ, राइट यहां पर 6 साल वाले बच्चों को क्या हुआ, बोले 6 साल से बच्चों को क्या करो, एजुकेशन देना शुरू करो। फिर 46 क्या होता है, अच्छा यहां पर देखना 6 बात बोलता है क्या, कि 6 साल से बच्चों को एजुकेशन देना शुरू करो। फिर 46 अब यहां पर क्या होता है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को क्या होता है, एजुकेशन देना शुरू करो। ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है। देखिए 6th क्लास से लेकर के 14 साल तक की बात चलती है ना, तो 5 और 6, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं, और 6 में भी क्या होता है, 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन दी जाती है ना, तो समझ लेना 46 भी कैसा हो जाएगा, 46 भी हो जाएगा हमारा, किससे रिलेटेड हो जाएगा, एजुकेशन। वो भी किसकी है, SC ST वगैरह की है। प्रोवाइड फॉर द एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। इसीलिए हमने क्या किया, इसी कारण से हमने इनके लिए रिजर्व, इनके लिए हमने क्या किया हुआ है, इसी कारण से इनके लिए क्या दिया गया है, रिजर्वेशन दी गए हैं आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में, इसके तहत रिजर्वेशन दिए गए हैं आर्टिकल 46 के तहत। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब देखना और क्या करेंगे, फिर देखना 47, देखो 7 का मतलब क्या होता है, साथ साथ बैठ के क्या करते हैं, साथ साथ बैठ के खाना खाते हैं, है ना, साथ साथ बैठ करके खाना खाते हैं। तो खाना खाने से क्या होगा, न्यूट्रिशन बढ़ेगा। तो साथ साथ बैठ करके हमने जैसी साथ आ जाए, तो साथ साथ बैठ करके खाना खाते हैं, तो खाना खाने में न्यूट्रिशन आता है। तो 47 हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। बोलो यहां तक सारी बात समझ में आ गई बढ़िया से। और आगे आते हैं, फिर देखो 48 क्या होता है, अच्छा 8 अटैक, 8 अटैक, देखो ऐसे ही सुनना समझ आ रहा है ना, 8 अटैक, 8 और अटैक सिमिलर साउंडिंग है। अटैक कौन करता है, जानवर अटैक करते हैं। तो 8 जहां पर आ गया, 8 माने अटैक हो गया। तो अटैक कौन करता है, अटैक जानवर करते हैं। तो यहां पर देखो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आ गया यहां पर। अच्छा देखो यहां पर अटैक, फिर से अटैक मतलब डबल अटैक। इतना ज्यादा अटैक कौन करेगा, ये तो एनिमल नहीं है, ये तो जंगली जानवर होगा, वाइल्ड एनिमल होगा। तो प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आ गया।
है। अच्छा, इसी डीपीएसपी के तहत देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास करी गई थी फिर 1972 में, है ना। अच्छा अब देखो फिर 49 क्या हो गया, अच्छा 9 4 क्या होता है 13, 13 अशुभ होता है माने हिंसा वाली बातें। तो हिंसा, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट, हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा करनी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। फिर 50-50 क्या होता है, बंटवारा। बंटवारा मतलब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में बंटवारा, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में प्रॉपर बंटवारा होना चाहिए। फिर 51 क्या होता है, 51 तो शुभ होता है, तो शुभ काम करना चाहिए माने इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना चाहिए। हो गए सारे डीपीएसपी याद आपको, बोलो बढ़िया है, शाबाश, बहुत अच्छे, अच्छे से याद हुआ, शाबाश। एक बार फिर से देख जाओ जरा, एक बारी, एक बार जरा देख जाओ, जब हो जाए तो बोला हाँ डन है। एक बार देख जाओ। 38 बात करेगा पब्लिक वेलफेयर की, 39 बात करेगा रोजगार की, 43 बात करेगा वेतन की। सब देखिए, फिर क्वेश्चन पे चल रहा हूं कि किस प्रकार के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। आज इस समय हमारे पता है इतने टीचर्स इस समय बीमार है, 3-3 4-4 टीचर, 8 में से 4 टीचर्स को वायरल हो रखा है। कंप्यूटर वाले बीमार, रीजनिंग वाली मैडम का तो गला, सुबह आवाज आई हमें को लगा कोई रो रहा है क्या, कोई बोल रहा है, कोई ऐसी आवाज आई, मैं कहा हुआ क्या ये, फिर यही आवाज आ रही थी सोचे फोन पे। मैंने कहा कुछ तो कोई नाम तो जाना पहचाना दिख रहा है, नाम तो स्वप्न लिख करके आ रहा है, इसका मतलब है तो ये वही। फिर मैंने मैसेज से पूछा क्या हुआ, तब पता चला आज मेरी आवाज ही गायब हो गई है गले में इन्फेक्शन की वजह से। चलो आर्टिकल 38, 41 42 नहीं जानने का भाई, जो नहीं लिखा वो नहीं जानने का। आर्टिकल कौन सा आपने बोला, बोला यहाँ पर 38। 38 बोलता है कि यार पब्लिक वेलफेयर मतलब बेसिकली ये डीपीएसपी को इंट्रोड्यूस करता है कि भाई पब्लिक डीपीएसपी से क्या होगा, पब्लिक वेलफेयर ही ना होगी। तो हमें 38 से हम लोग शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत तो हमेशा इंट्रोडक्शन से होती है ना, तो 38 क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करता है, पब्लिक वेलफेयर की बात करता है ये, ठीक। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, आओ। अच्छा यहां पर देखो एक बार, इसको इसको पढ़ जाओ एक बार। डन है, चलो और आगे आते हैं, ये हो गया हमारा पूरा। अब यहां पर पढ़िएगा जरा एक बारी, इसको पढ़िए फिर आगे बढ़ते हैं। शॉर्टकट्स याद रखना अपने दिमाग में क्या बोला है। हो गया, आ जाओ भाई। अब अच्छा अब देखते हैं हमने ये कहां से अडॉप्ट किया हुआ है। देखो डीपीएसपी की बात करें तो हमने अपॉइंट अडॉप्ट करा हुआ है किससे, हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया हुआ, और उन्होंने उन्होंने इंटर्न स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया हुआ है। हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया हुआ है और उन्होंने किससे किया हुआ है, उन्होंने इंटर्न स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया हुआ है। 46 का मतलब होता है SC/ST को, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को एजुकेशनल स्फेयर में और ऊपर उठाना। सरकार को स्ट्राइव करना चाहिए कि SC/ST पॉपुलेशन जो है वो उनको और ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाया जाए, उनको एजुकेशन इम्पार्ट करी जाए, ये 46 है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया भाई, ये हो गया। देखिए ये 25 जुलाई का सवाल है जो इस साल आया हुआ है, इसी साल के सवाल हैं ये। फिर देखिएगा इनमें से कौन सा है जो डीपीएसपी से रिलेटेड है, फिर से देखिए ये इसी वर्ष का प्रश्न है, ये एकदम लेटेस्ट प्रश्न। चलो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 36 से 51 हो गया मेरा, डीपीएसपी हो गया, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट्स द डीपीएसपी। सो इनमें से भारत में कौन सा ऐसा पार्ट है जो डीपीएसपी को इनकॉर्पोरेट करता है, तो डीपीएसपी को इनकॉर्पोरेट करने वाला पार्ट आ जाएगा पार्ट 1 2 3 या 4, तो उत्तर मेरा आएगा पार्ट। देखो इस बार देख लो किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, आपको इजीली आप समझ जाओगे कि कैसे आपको तैयार करना है। ये सारे इसी साल के हैं। पार्ट 4 आ गया 19 जुलाई 2023 का, चौथी शिफ्ट का सवाल है। पार्ट 4 डीपीएसपी होता है। फिर देखिएगा बोल रहा है कि डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये साहब विलेज पंचायत की बात कर रहा है, मतलब एकदम
एग्जैक्टली जो डीपीएसपी होते हैं वो भी पूछता है, मतलब सेम टू सेम डीपीएसपी कौन सी चीज थी, क्या थी, ये भी पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम उत्तर क्या दे देंगे? हाँ जी भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। आर्टिकल मेरे पास उत्तर आएगा, 40 मेरे पास में आंसर आ गया, है ना, बहुत बढ़िया। चलो और आगे आ जाते हैं, यहाँ तक की बात अपने को आ गई। आइए और आगे बढ़ेंगे। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी के बारे में क्या चीज सही नहीं है? ये संविधान में मेंशन है। अच्छा भाई, ओके जी, मेंशन है, हो सकता है भाई। दे एम टू स्टैब्लिश ए वेलफेयर स्टेट, इनको राम राज्य स्थापित करना है। नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब नोवेल मतलब हमने खुद से ये जो है, हमने खुद ही से ये लिए हैं। दे आर जस्टिशिएबल इन नेचर, मतलब अगर ये लागू ना किए जाएं, अगर ये लागू ना किए जाएं तो आप इनके लिए कोर्ट जा सकते हैं। दो ऑप्शन है जहां आप फंसेंगे, दो आर्टिकल ऐसे आएंगे जहां पर आप फंसेंगे। आप सोचेंगे अब इसका आंसर क्या हो सकता है, तो आंसर क्या होगा? देखिए जाहिर सी बात है, अगर ये लागू ना किए जाएं तो ये फंसेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। दे आर जस्टिशिएबल इन नेचर, नो। हाँ, नॉवेल फीचर डिस्प्यूटेड है। नॉवेल फीचर हमने आयरिश से लिया है तो नॉवेल तो नहीं है, हमने आयरिश से लिया है तो नॉवेल तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये पूछ रहा था नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट तो ये भी है, ये भी है, बट ये तो सरासर गलत सॉरी, ये वाला डी जो है ना, ये तो सरासर गलत हो जाएगा। देखो गलत में भी ज्यादा गलत कौन सा होता है, वो वाली बात होती है, ठीक है। चलो शाबाश, नॉन जस्टिशिएबल वाला पंकज सी, इसलिए देखो आंसर सी आपका गलत नहीं है। देखो दो चीजें होती हैं, दो गलत, दोनों गलत है, बट ज्यादा गलत कौन सा है? नोवेल फीचर को तो फिर भी एक तरीके से आप जस्टिफाई कर लोगे ना कि अरे हमने आयरिश से लिया है लेकिन उसमें हमने चेंजेस तो हमने करे, हमने आयरिश का उड़ा के छाप थोड़ी ना दिया, हमने रेफरेंस लिया है लेकिन बनाया तो पूरा अपने आप है। तो और कई चीजें उसमें ऐसी हैं, जैसे पंचायत वगैरह की बातें जो हैं, पंचायत वगैरह की बातें हमने अपने आप से डाली हैं, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हमने ट्वीक करके उसको नया बना दिया। बट इस पॉइंट को तो आप जस्टिफाई भी नहीं कर सकते ना किसी तरीके से, ठीक है। आओ, नॉन जस्टिशिएबल का मतलब होता है दोस्त कि आप उसको लेकर के आप कोर्ट नहीं जा सकते कि साहब ये देखिए क्या करती है हमारे साथ में, ये नहीं कर सकते आप। अच्छा आओ, अब फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आते हैं। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज क्या थी, सवाल देख लेना आपने कैसे आते हैं इससे, एकदम चिलैक्स है ना, सीधा सीधा आर्टिकल पूछता है एग्जैक्टली क्या होता है और उनके नेचर पूछता है, सीधा आर्टिकल, उनका नेचर, कौन से पार्ट्स है, कौन से आर्टिकल्स है, इसी प्रकार के सवाल आपके भरे हुए हैं पूरे, ठीक। चलो अब आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर आते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर मैं बात करूंगा तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं? देखो अब इंदिरा गांधी जी जो थी वो थोड़ी परेशान थी, हो गया थी यार सब लोग राइट करने आ जाते हैं लेकिन अपनी ड्यूटी तो कोई जानते ही नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सरदार स्वरण सिंह कमीशन इसकी स्थापना करी। अब सरदार स्वरण सिंह कमेटी जो थी, अब सरदार कौन आए? सरदार स्वरण सिंह कमेटी, सरदार स्वरण सिंह कहाँ गए भाई? अच्छा चलो नहीं आए। तो सरदार स्वरण सिंह साहब जो हैं ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हुआ करते थे, एमईए, जैसे एस जयशंकर साहब है ना, वैसे ही मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हुआ करते थे स्वरण सिंह साहब। अब इन्होंने क्या किया, इनके बारे में आपको अपने नोट्स में लिखा मिलेगा कौन से मिनिस्टर थे क्या थे। तो ये कमेटी गठित करी गई, इसके हेड थे स्वरण सिंह जी। इन्होंने बहुत सारी फंडामेंटल ड्यूटीज दी इंदिरा गांधी जी को, लेकिन खैर सरकार ने सारी तो नहीं मानी। कुल मिलाकर के सरकार ने 10 ड्यूटीज ऐसी थी जो कि मान ली कि हाँ ठीक है ये 10 ड्यूटीज हैं और इनको लागू किया जा सकता है। तो फिर कहानी शुरू हुई, चलिए ठीक है। और ये कमेटी बनी कब थी? ये बनी थी आपकी 1976 में। बनाया भी इसको कब गया है? 1976 में ही इसको बनाई भी गई। और इन्होंने बहुत जल्दी, मतलब काफी ज्यादा फास्ट इन्होंने अपना काम करके इन्होंने कर दिया। कितने कुल मिला के मेंबर्स थे इसमें? 8 मेंबर्स थे सरदार स्वरण सिंह कमीशन में। स्वरण सिंह जी जो थे वो हेड थे और इस पूरी कमेटी में कितने लोग थे? देयर वर टोटल 8 मेंबर्स इन ऑल इन दिस कमिटी। अब इसने काम क्या क्या किया और कौन कौन सी चीजें यहां पर लागू करवाई, और हमने ये कहां से हमने लिया हुआ था, हमने अडॉप्ट कहां से किया है? तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे तो ये काफी सारी कंट्रीज को बहुत अच्छे से जानते थे, ये उसी मंत्रालय में थे ये। तो इन्होंने यूएसएसआर को देखा कि इनके वहां ड्यूटीज काफी इलैबोरेटेड वे में लिखी हुई हैं, तो इसीलिए हमने यूएसएसआर को चुना कि यूनाइटेड सोवियत संघ रशा। तो यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हमारी ड्यूटीज इंस्पायर्ड है, कॉपी पेस्ट कहीं से नहीं किया बट इंस्पायर्ड है, मतलब जैसा वहां लिखा हुआ था काफी कुछ उसी तरीके का हमने क्या किया, काफी कुछ उसी तरीके का हमने यहां पर भी लिखा। अब क्या हुआ, फिर संविधान में क्या किया गया, संवैधानिक संशोधन किया गया और संशोधन करके इनको एंट्री दे दी गई। किसमें? इनको एंट्री दे दी गई यहां पर। किसमें? इनको एंट्री दे दी गई पार्ट 4 में। अब बात ये आती है पार्ट 4 में ही क्यों दी गई, पार्ट 5 में नहीं दी गई, पार्ट 3 में नहीं दी गई, वाई ओनली पार्ट 4? कारण है उसका, बहुत इंटरेस्टिंग कारण है, ध्यान से सुनना। एक्चुअल में रीजन ये है कि इसको जिस पार्ट में रखा गया वो पार्ट 4A है, ठीक, माने पार्ट 4 का ही एक सब पार्ट बनाया गया। ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि पार्ट 3 जो होता है वो पूरी तरीके से जस्टिशिएबल होता है। मतलब अगर पार्ट 3 की कोई भी बात नहीं मानी जा रही है तो आप पूरी तरीके से आप कोर्ट जा सकते हो उसको चैलेंज करने के लिए। पार्ट 5 की भी अगर बात करूंगा तो पार्ट 5 के भी प्रोसीजर डिफाइंड है, और वो तो खैर यूनियन से रिलेटेड है, लोगो से रिलेटेड नहीं है। लोगो से रिलेटेड दो पार्ट आते हैं, या तो पार्ट 3 है या तो पार्ट 4 है। तो आप या तो राइट्स के साथ ही ड्यूटीज को डाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल के संग डाल सकते हो। राइट्स के संग इसलिए नहीं डाला गया पार्ट 3 में, ये भी सवाल आता है कि क्यों नहीं डाला गया। पार्ट 3 में इसलिए नहीं डाला गया क्योंकि पार्ट 3 इज एंटायरली जस्टिशिएबल पार्ट। माने अगर कल को आपको कोई भी आपका फंडामेंटल राइट नहीं देता, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर भाई खोलो भाई दरवाजा, केस फाइल करना है अपने को। बट अगर आपको पार्ट 4 में अगर डीपीएसपी नहीं लागू हो रहा है, अभी अभी हमने पढ़ा डीपीएसपी इज नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। सिमिलरली डीपी ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, आप अगर कल को आप ड्यूटी नहीं करोगे ना, जैसे एक ड्यूटी होती है अपने बच्चे को स्कूल भेजना, अगर आपने अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा तो ऐसा थोड़ी ना सर, मतलब पुलिस वाले आएंगे आपको अरेस्ट करके ले जाएंगे, साहब चार्ज क्या है, आपने अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा है। अरे वो जाता ही नहीं है, अपने यहाँ बैठा रहता है घर के अंदर, तो हम क्या करें। बट पॉइंट ये है कि आपको अरेस्ट नहीं करा जा सकता आपको, तो ये भी नॉन जस्टिशिएबल होते हैं। तो पार्ट 4 जो है वो पूरी तरीके से नॉन जस्टिशिएबल होता है, इसीलिए डीपीएसपी को भी इसी में ऐड किया गया। बोले ये कारण समझ में आया है प्रॉपर, ठीक। चलो अब देखिएगा, अब ये होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन केमिस्ट्री जैसा है आओ, ये कॉन्स्टिट्यूशन केमिस्ट्री जैसा है कि यहाँ पर रूल सारे हैं, बट देन देयर आर, हर रूल में एक एक्सेप्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन केमिस्ट्री हो चुका है। आओ, इतनी बात अपने को समझ में आ चुकी है, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, चलिए याद करते हैं। याद कैसे करेंगे, यहाँ पे ABCDEFGHIJ के 11 हो चुके हैं। अब पहले 10 थे, फिर क्या हुआ, एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड करी गई कि बच्चों को स्कूल भेजना माँ बाप की जिम्मेदारी है, ये 11वीं ड्यूटी और ऐड करी। बट आओ चलो पहले एक एक पढ़ते हैं। कैसे याद करेंगे, पहला है ए बोले तो अबाइड, ए से अबाइड, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स ऑफ नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। अपनी कॉपी में लिखते जाओ ऐसे, ए फॉर अबाइड, बी फॉर बापूजी, बी फॉर बापूजी, ये ठीक है। तो बी फॉर बापूजी, बापूजी मतलब क्या हुआ, बापूजी मतलब नेशनल स्ट्रगल हो गया। तो चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स ऑफ नेशनल स्ट्रगल। तो बापूजी से आपको ये याद आ गया कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि आपको नोबल आइडियाज जो है बापूजी वाले, वो आपको चेरिश करना है, आपको उसको सेलिब्रेट करना है, ठीक। आप ये नहीं बोल सकते अरे ये फ्रेटर्निटी क्या होता है, अरे ये सेक्युलरिज्म क्या होता है, अरे ये सोशलिज्म क्या होता है। नहीं, आपको रिस्पेक्ट करनी है। हाँ, अगर आप बोलते हो उसके विपरीत कुछ भी तो आपको जेल नहीं हो जाएगी, ये बात है, ठीक। बोले यहां तक की क्लैरिटी है, कोई समस्या किसी तरह की, चलें आगे एकदम बढ़िया से जी। चलिए ठीक है, तो इतनी बात जो है यार ये अपने को समझ में आ गई कि फंडामेंटल ड्यूटी में ए क्या होता है, बी क्या होता है। बी मतलब बापूजी, और बापूजी कैसे काम करते हैं ये भी आपने देखा। अच्छा, सी का मतलब कोई बता सकता है, सी का मतलब क्या हुआ। सी मतलब होता है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट मतलब होता है इकट्ठा कर लेना, बचा लेना, एक साथ ले आना ताकि बचा सकें। तो यहां पर क्या आएगा, तो कंसोलिडेट मतलब होता है इकट्ठा करना, बचाना। तो बचाते क्या है आप, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो ए फॉर अबाइड, बी फॉर ये वाला आर्टिकल हो जाएगा बापूजी वाला। बापूजी आपको सारी याद भी करनी होंगी फंडामेंटल ड्यूटीज, क्योंकि ये याद करनी रहती हैं। ए फॉर अबाइड, बी फॉर बापूजी, सी फॉर हो गया क्या, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है सब इकट्ठा कर लेना बचाने के लिए। तो कंसोलिडेट का मतलब होता है इकट्ठा करना बचाने के पर्सपेक्टिव से। तो बचाना क्या है, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। फिर डी का मतलब क्या हो जाता है, डी फॉर डिफेंड। ये देखो, डिफेंड किसको करेंगे, देश को डिफेंड करेंगे भाई हमेशा ही, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। फिर ई का मतलब क्या होता है, ए बी सी डी ई आ गया। ई का मतलब क्या हो गया, ई मतलब हो गया इक्वालिटी। देखो, हार्मनी इन द स्पेस ऑफ कॉमन, भाईचारा प्रमोट करना है। भाईचारा प्रमोट करना है माने ई माने इक्वालिटी प्रमोट करने की बात आती है, माने भाईचारा प्रमोट करने की बात आती है, ठीक है। अच्छा, एफ का मतलब क्या हो जाएगा, एफ का मतलब हो जाएगा हमारा फोर्टिफिकेशन की बात आ जाएगी। फोर्टिफिकेशन, फोर्ट में भी क्या करते हैं, फोर्ट हमारे कल्चर और हेरिटेज का प्रतीक होता है ना फोर्ट। एफ माने फोर्ट। तो फोर्ट जो होते हैं, फोर्ट हमारे क्या होते हैं, फोर्ट हमारे कल्चर और हेरिटेज का पार्ट होते हैं। तो कॉम्पोजिट कल्चर एंड हेरिटेज, ये छूट गया ये वर्ड हेरिटेज का, ये इसी का पार्ट है, मतलब डीपीएस इसी का फंडामेंटल ड्यूटी का ही पार्ट है। ई एफ जी, अब जी का मतलब हो गया ग्रीनरी, जी का मतलब हो गया ग्रीनरी। तो ये देखो एनवायरनमेंट की बात हो गई, फॉरेस्ट, लेक्स एंड रिवर्स। ई एफ जी एच, एच का मतलब क्या हो गया, ह्यूमनिज्म है, ह्यूमनिज्म। ये एच का मतलब आ गया ह्यूमनिज्म। फिर ई एफ जी एच आई,
आई का मतलब हो गया एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो यार ये तो वॉयलेंस से रिलेटेड बात आ रही है ना, माने आई मतलब ये नॉन वॉयलेंस वाली बात आ जाएगी यहां पर, है एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। फिर जे का मतलब होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मतलब सब कुछ सीखना चाहिए, ग्रो करते रहना चाहिए। तो बोलता है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंट, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, सब कुछ जिसको आना चाहिए, इन ऑल स्फीयर, आपको हर फील्ड में एक्सीलेंस के लिए आपको बढ़ते रहना चाहिए। तो ये क्या है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। और उसके बाद के का मतलब होता है ए एफ जे के मतलब, जे मतलब हो गया जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है। आई का मतलब हो गया एन आई फॉर एन आई, एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो जैक ऑफ ऑल। के का मतलब हो गया किड्स, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज ऑन एजुकेशन चाइल्ड एंड वर्ल्ड बेटरमेंट इज 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये वाला बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जब 2002 में एक्ट लाया गया ना, इसमें जब फंडामेंटल, जब राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया था, एज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया, तो यहां पर क्या हुआ, ये के मतलब किड्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो ये आपकी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, बोलिए याद हो गई सारी। सर जब ड्यूटीज जस्टिसेबल नहीं है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों रखा है, कोई करे ना करे क्या फर्क पड़ेगा। बिल्कुल बात सही है, बट उसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है, बस और कुछ नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी से बस उसकी ग्रेविटी बढ़ गई, हालांकि पर्पस तो कोई नहीं है, आपकी बात सही है, पर्पस कोई नहीं है, बस ये दिखाने के लिए ग्रेविटी इतनी ज्यादा है इन चीजों की, इसके लिए रखते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अब जरा देखते हैं प्रश्न कैसे आते हैं यहां से। तो अगर यहां पर देखेंगे, विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू इनकॉर्पोरेट फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर दीजिएगा। सबसे पहले कहां से आ रहा है ये, सबसे पहले कौन सी कंट्री से आया, जहां से हम इंस्पायर हुए ना, वहीं से आया था। यूएसएसआर सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज लेकर के आया था, वहीं से देखा देखी हमने भी ली है। इनमें से कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेशन करी थी, देखिए इस साल ऐसे ही सवाल आए हैं। राजमन्नार कमेटी, सरकारिया कमीशन, बलवंत राय मेहता कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। उत्तर हाँ भाई सही बात है, वेरी गुड यार। तो आंसर क्या आ जाएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी। आ जाओ और आगे आ जाओ। फंडामेंटल ड्यूटीज आर डैश एंड नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ बट आर टेकन इनटू अकाउंट बाय द कोर्ट्स व्हाइल एजुकेटिंग एनी मैटर। फंडामेंटल ड्यूटीज आर कॉमन। फंडामेंटल ड्यूटीज कैसी होती हैं, स्टैट्यूटरी होती हैं, माने संवैधानिक होती हैं, सरकार द्वारा रेगुलेटेड होती हैं, कॉमन होती है, या गैर संवैधानिक होती है। ये कैसी, स्टैट्यूटरी मतलब पार्लियामेंट द्वारा जो पास करा गया हो, जाहिर सी बात है ये पार्लियामेंट द्वारा पास करी गई हैं ये जी। बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर आते हैं, कौन से संवैधानिक जिसने फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी थी संविधान में, तो किसने ऐड करी थी, ए बी सी या डी, कब ऐड करी गई थी। ये 42वें संशोधन 1976 के द्वारा इसको ऐड करा गया था। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 यहां पर एडिशन हो गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट प्लेस्ड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज पार्ट 3 में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं रखी गई। बिकॉज पार्ट 3 क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 3 में नहीं रखा गया बिकॉज पार्ट 3 कैसा है। बहुत प्यारा सवाल आया ये वाला, देखो अभी अभी बता रहा था आपको, करवा देंगे सारी कमिटीज एंड में ना, सब करा देंगे। देखो प्रैक्टिस इसीलिए होती है, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो आप ये सब देखोगे कि हाँ यार ये कमिटीज भी आती हैं, तो आप इसके नोट्स बनाओगे, अलग से इसको पढ़ोगे, यही ये प्रैक्टिस यही तो सिखाती है। जब प्रैक्टिस करा जाता है तो यही चीजें सीखने को होती है। ये क्या हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑन नॉट प्लेस पार्ट 3, क्योंकि पार्ट 3 कैसा है, जस्टिशिएबल है, और उसमें इसीलिए नहीं रखा जा सकता था क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिशिएबल होती हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में है संविधान के, फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान के किस आर्टिकल में है, बोलो भाई शाबाश। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो संविधान के आर्टिकल 51A में है। ये हो गया, सवाल बहुत आसान आते हैं ना एग्जाम में, इससे पढ़ा हुआ है तो बहुत आसान है, नहीं पढ़ा हुआ तो समस्या आएगी। अच्छा अब देखना, अब देखो एग्जैक्ट फंडामेंटल ड्यूटी भी पूछता है। अकॉर्डिंग टू डैश आर्टिकल्स इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड ह्यूमनिज्म। अब ह्यूमनिज्म आ गया, ये कौन सी वाली फंडामेंटल ड्यूटी थी यार ये, अच्छा कौन सी वाली नहीं, ये क्या है, ये कौन सा आर्टिकल है, ये एक अच्छा देखो फंडामेंटल ड्यूटीज में ना वो नहीं डिवाइडेड है, इसमें आर्टिकल्स नहीं डिवाइडेड होते हैं क्योंकि सिर्फ एक ही आर्टिकल में सारी लिखी हुई है, आर्टिकल 51A में ही सारी लिखी हुई है। तो यार ये तो ह्यूमनिज्म की बात हो गई, यार ये तो फंडामेंटल ड्यूटी है, तो फंडामेंटल ड्यूटी तो आर्टिकल 51A में है, खत्म कहानी, इजी। यहां पर देखना, इनमें से कौन सी ड्यूटी नहीं आती है फंडामेंटल ड्यूटी में, तो क्या आ जाएगा भाई यहां पर, भाई ये तो आ गया एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, बापूजी है ना, ये वाला बापूजी वाला हो गया। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द, भाई ये तो वो आ गया, सी वाला आ गया, कंसोलिडेट वाला आ गया, ये कंसोलिडेट वाला आ गया, ये बापूजी वाला आ गया, ये एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड वाला आ गया। बचा क्या, अरे उत्तर आया ना भाई, है ना,
कितना इजी, इजी हो गया एकदम बढ़िया से, शाबाश। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइएगा, इनमें से कौन सी चीज एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू कास्ट वोट ड्यूरिंग इलेक्शंस, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। कौन सा एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? नहीं, कौन सा है? ना पर कौन सा आता है? तो इनमें से कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो नेचुरल एनवायरनमेंट। अच्छा यार, ये तो ग्रीन वाला आ गया है ना, जी वाला आ गया, ग्रीनरी हमने देखा था ये वाला। फिर अबाइड बाय द, या ये तो पहला वाला ए वाला हो गया। कास्ट वोट ये अभी छोड़ दो। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, अरे देखो सेम सवाल देखो। तो यहाँ पे एक चीज देखना, देखना आप कहते ना सर प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं एग्जाम में। अब जरा आप एक चीज देखना, यहां पर अगर ध्यान दोगे सीएचएसएल 2022 में जो प्रश्न पूछा गया है, जरा ठीक पीछे देखना, सीजीएल जुलाई 2023 में पूछ लिया गया वही वाला सवाल। डिट्टो सेम सवाल है कि नहीं है? सीजीएल 2023 में वही सवाल पूछ लिया गया जो यहां पर अगर देखोगे, जो यहां सीएचएसएल पिछले साल जो सीएचएसएल में आया, अगले साल वही चीज सीजीएल में पूछ दी गई है। सेम क्वेश्चन एकदम। आंसर क्या आ गया? कास्ट वोट ड्यूरिंग इलेक्शन में, ऐसा कोई भी नहीं है, है ना। चलो अब यहां पर पूरी कहानी खत्म होती है। यहां पर हमारा जितना भी पार्ट 4 था वो हो गया समाप्त। ठीक है, सब आया अच्छे से, याद हो गई चीजें आपको? चलो वेरी गुड, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब क्या करा जाए? अब ग्रीन टी पी जाए या क्लास पढ़ाई जाए? बताओ क्या करा जाए? ग्रीन टी पी जाए या क्लास पढ़ाई जाए? क्या करना चाहोगे? बोलो बोलो, बताओ, कहो। चलो आओ भाई, रिट्स को सिंपल ऐसे ही समझा दें। रिट्स तो बहुत ही सिंपल है, रिट्स तो बहुत ही सिंपल है। रिट्स तो अपन लोगों ने पढ़ी है ना, रिट्स वी हैव डन रिट्स, राइट? वी हैव डन रिट्स, इजंट इट? रिट्स हो गई कि नहीं हुई, एक बार कंफर्म करना जरा। चलो अब देखो, कर लो भाई, कर लो भाई, कर लो। आओ ये बताइएगा, रिट्स हम लोगों ने कर लिया है कि नहीं, एक बार ये कंफर्म कर दीजिएगा बस। ठीक है, अब देखो एग्जीक्यूटिव पे आता हूँ। एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, यहाँ पे शुरुआत करेंगे प्रेसिडेंट से। और यहाँ सबसे ज़्यादा आर्टिकल ना लोग गलती किसमें करते हैं? प्रेसिडेंट के आर्टिकल में। और हमारा टारगेट ये है, आपको ये याद करवाएंगे। ठीक है, देखो रिट्स नहीं कराएंगे, अच्छा ठीक है करा देंगे, याद दिला दीजिएगा, रिट्स अभी करानी है आपको। देखो अच्छा, तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ज़रा कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो 52 से लेकर 78 तक ये पार्ट 5 बात करता है। माने इसमें क्या क्या आ जाते हैं? इसमें प्रेसिडेंट साहिबा, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर एंड द वाइस प्रेसिडेंट। देखो फॉर एग्जाम्पल ये आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जिसके साइन से चीजें एग्जीक्यूट हो जाए, उनको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है, आर्टिकल 52 बात करता है प्रेसिडेंट की, ठीक है, 52 से लेकर के 62 तक बात होती है प्रेसिडेंट की, ठीक। फिर 63 से लेकर के 73 तक बात होती है किसकी? वो इनकी वाइस प्रेसिडेंट की। तो पहले प्रेसिडेंट की बात होती है, फिर वाइस प्रेसिडेंट की बात होती है, फिर 74 से लेकर के 78 तक, इनफैक्ट 78 क्या, 74 और 75, ये जो बातें होती है ना, ये बातें हो रही होती है प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो जरा इनका क्रम देखिएगा, 52 से 62, पहले ऐसा समझो, जरा एक बार आर्टिकल्स को रिकॉल करते हैं, है ना। आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक मेरा क्या हुआ? यूनियन एंड टेरिटरी। कोशिश करो मेरे साथ बोलो, कोशिश करो मेरे साथ बोलो। आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक क्या हुआ? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हुआ। आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक क्या हुआ? आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक क्या हुआ? सिटीजनशिप हुआ। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक क्या हुआ? फंडामेंटल राइट्स हुए। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक क्या हुआ? 36 से लेकर 51 तक क्या हुआ? डीपीएसपी हुआ। आर्टिकल 51 ए क्या हुआ? मेरा फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ। फिर आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक क्या हुआ? मेरा प्रेसिडेंट हुआ। फिर अगला आर्टिकल क्या है? 63। 63 से 73 क्या हुआ? वाइस प्रेसिडेंट हुआ। फिर 74 और 75 क्या हुआ? मेरा क्या 74 और 75 किसका आर्टिकल आ गया? प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का आ गया। ठीक है, शाबाश।
अगर आप जब आपके दिमाग में ना इस लेवल पे क्लैरिटी आ जाएगी, तब आप समझ लेना आपको 90% 99% ऑफ द चीज़ें आप करके आओगे। जब आपको बिल्कुल इस लेवल पे फ्लूइडिक चीज़ें हो जाएंगी, अगर आपसे बीच में भी कोई पूछेगा ना, तो आप थोड़ा 10 सेकंड का टाइम लोगे अपनी सही फ्लॉपी लगाने में और आप सही आर्टिकल बोल दोगे, तो आपको चीज़ें ना एकदम समझ लीजिए, फिर आपको चीज़ें सब आप सीख चुके हो उसके बाद आप। ठीक नहीं, ज्योग्राफी क्यों कंप्लीट होगी? ज्योग्राफी तो उस समय चल रही है ना, ज्योग्राफी तो हम लोग की शाम में 4 बजे वाली क्लास में चल रही है ना, शाम को तो हम लोग पॉलिटी करते हैं। अच्छा, ज्योग्राफी कंप्लीटेड नहीं, लास्ट क्लास है, कल लास्ट क्लास है ज्योग्राफी की, कल है लास्ट क्लास। ठीक है, चलो, एकदम से ज्योग्राफी काम बात कहां से याद आ गई जगत। चलो भाई आगे बढ़े, नेक्स्ट कहानी पर आए, आइएगा। तो शुरुआत करते हैं, आपको प्रेसिडेंट याद दिलाते हैं। देखो, संविधान कहता है कि देखो देश में एक प्रेसिडेंट होंगे, फिर अगला आर्टिकल कहता है कि वो क्या होंगे सुना, पहले बोलते हैं प्रेसिडेंट होंगे, फिर अगला आर्टिकल बोलता है कि वो क्या होंगे, फिर अगला कहता है कि उनको इलेक्ट कौन करेगा। देखो यहां पर क्या, उनका इलेक्शन कैसे होगा। देखो पहला बोलता है कि देश में एक प्रेसिडेंट होंगे, फिर बोलता है कि वो कौन होंगे, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और फिर वो पहले बोलता है प्रेसिडेंट होंगे, फिर बोलता है वो करेंगे क्या, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट हु कैन एक्सरसाइज डायरेक्टली और थ्रू सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। मतलब जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है पूरे यूनियन की, एग्जीक्यूटिव मतलब कोई भी अगर ऑर्डर देना है, कोई भी अगर ऑर्डर सैंक्शन करना है, कोई भी साइन करना है, कोई भी फाइनल अप्रूवल देना है, तो जो सबसे बड़ी एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो प्रेसिडेंट के पास में होगी। फिर पहला बोलता है प्रेसिडेंट होंगे, दूसरा बोलता है वो करेंगे क्या, चौथा, फिर तीसरा बोलता है वो आएंगे कैसे, मतलब उनको इलेक्शन कैसे करेंगे। तो इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करते हैं कि क्या होगा यहां पर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। उसमें कौन कौन लोग होंगे, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए सभी इलेक्टेड मेंबर्स कहां कहां के होंगे, सभी इलेक्टेड एमपीज होंगे। जैसे ही मैंने एमपीज बोल दिया, इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों आ गया। फिर इसके बाद में सारे एमएलएस भी होंगे। अब एमएलएस बोल दिया तो इसमें सारे राज्यों के एमएलए आ गए, इलेक्टेड वाले। मैंने यहां पर एमएलसी नहीं बोला है, तो जाहिर सी बात है एमएलसी नहीं होंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले लोग यहां पर नहीं होंगे, है ना। और साथ ही में क्या होगा, दिल्ली एंड पुडुचेरी में भी तो एमएलए होते हैं, तो वो भी होंगे। तो सभी इलेक्टेड एमपी और सभी इलेक्टेड एमएलए, यहां पर भी तो यही लिखा हुआ है, कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इसने यहां कहीं नहीं लिखा कि एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, ऐसा इसने कहीं नहीं बोला। इसने बोला ये तो होंगे साथ में लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स। अब लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स की बात तो सीधी हो गई कि फिर तो अगर दो हमारे पास यूनियन टेरिटरी ऐसी है जहां ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं, दिल्ली पुडुचेरी, तो दोनों में भी होंगे यार, खत्म कहानी। तो ये इसका मतलब दिल्ली और पुडुचेरी भी, इस लाइन से दिल्ली पुडुचेरी भी ऐड हो गया। अब फिर समझो, पहला बोलता है 52 बोलता है प्रेसिडेंट होंगे, 53 बोलता है काम क्या करेंगे, 54 बोलता है उनका इलेक्शन कौन करेगा, पांचवा बोलता है, पहले सुनो, इलेक्शन पहला बोलता है प्रेसिडेंट होंगे, दूसरा बोलता है वो काम क्या करेंगे, तीसरा बोलता है उनका इलेक्शन कौन करेगा, चौथा बोलता है कि किस तरीके से होगा, माने आर्टिकल 55 बोलता है कि क्या प्रोसेस क्या होगा इलेक्शन का, एक्सप्लेन्स द मेथड ऑफ इलेक्शन। तो पहला बोलता है, अच्छा पहले का मतलब समझो, यहां पर ये कि पहला मतलब 2 - 1, दूसरा मतलब 3 - 1, चौथा, तीसरा मतलब 4 - 1, चौथा मतलब ये -1, ऐसे करके, ठीक, इतना सब हो गया। फिर ये होता है, अच्छा ठीक है 55 बोलता है ठीक है इलेक्शन बनने सब हो गया, बट अब ये कितने टाइम के लिए आएंगे, तो 56 बोलता है टर्म ऑफ ऑफिस। ये टर्म ऑफ ऑफिस की बात करता है कि कैसे इनको लाएंगे और कैसे हटाया जा सकता है। 56 में देखो पहली बार इंपीचमेंट टर्म जो है वो 56 में यूज होता है। इंपीचमेंट क्या होता है वो 61 में दिया हुआ है, कैसे यूज करेंगे, बट यहां पर दिया हुआ है क्या होता है, कैसे हटाएंगे कैसे। तो 55 बोलता है, देखो 55 तक ये हुआ, आ गए, अब बोलता है कितने साल तक रहेंगे और जाएंगे कैसे, ये हो गया। फिर 57 बोलता है कि ये सब तो ठीक है, अब एक बार चले गए तो क्या दोबारा भी आएंगे, माने री इलेक्शन की बात करता है। पहले टर्म की बात कर, अब टर्म खत्म होने वाला था तब बोला यार टर्म खत्म हो रहा है, क्या दोबारा भी आ सकते हैं, माने री इलेक्शन की बात करता है। अब देखो कंफ्यूजन कहां से शुरू होता है, देखो, अच्छा मैंने कैसे याद करा था ना, मैंने री इलेक्शन को ना, जैसे ये देखो 7 है इसमें, तो मैंने ऐसे याद करा 7 जन्म का 7 बोलता है ना, 7 जन्म का 7 माने बार बार पैदा हो रहे हैं, 7 जन्म का 7 है, तो माने री एलिजिबिलिटी, री इलेक्शन बार बार आ रहे हैं, तो मैंने ऐसे याद किया था 7 जन्म का 7, तो आर्टिकल 57। आर्टिकल अगर क्वालिफिकेशन याद करने का आर्टिकल आप देख लेंगे मेरा, तो भाई साहब मतलब एकदम छत से कूद पड़ेंगे आप नीचे एकदम, है। देखो यहां पर क्वालिफिकेशन देखो ऐसे बनता है ना, क्यू ऐसे क्यों बनता है ना, तो हमने इसमें थोड़ी गणित लगाई। क्वालिफिकेशन का आर्टिकल मेरा अक्सर गलत होता था, जब मैं स्टूडेंट था ना मेरा गलत होता था, मैंने बोला ऐसा तो गलत है यार, गलत नहीं होने दूंगा। क्यू का थोड़ी डंडी हटाई तो मैंने देखा ये किसके जैसा लग रहा है, अरे वाह ये तो थोड़ा 8 जैसा लग रहा है, तो 8 के आगे मैंने 5 और लगा दिया, क्वालिफिकेशन आर्टिकल होता है 58। अरे वाह भाई साहब, टैलेंट ही टैलेंट है, देख रहे हैं आप। चलो अब समझिएगा, इतनी बात समझ में आ गई ना। ओ नॉमिनेटेड मेंबर्स
नॉमिनेटेड नहीं होंगे, नॉमिनेटेड की तो बात ही नहीं आई ना, खत्म कहानी, क्यों लाएंगे फिर। अब देखो अब क्या करना है यहाँ पर, इतनी बात हो गई, अब आर्टिकल 60 की बात करते हैं। तो 60 बात करेंगे, देखो 60 में भी हमने यही जुगाड़ लगाया। देखो ओथ होता है, ओथ का मतलब जीरो होता है, तो जीरो में ही क्या करूंगा मैं, 6 और लगा दूंगा, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब देखो सब हो गया मस्त एकदम, यानी ये ओथ था तो ओथ में ओ आता है, तो ओ में 60 हो गया, ठीक। और क्वालिफिकेशन में क्या होता है, क्वालिफिकेशन में Q8 जैसा दिखता है, तो ये हो गया 7 जन्म का 7 है, माने यार री एलिजिबिलिटी की बात हो जाएगी, तो यार ये 57 हो गया। बोलो सही है ना, एकदम बढ़िया से, चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया। फिर 57 ये हो गया। 56 कहता था कितने टर्म तक रहेंगे, 56 कहता था कितने टर्म तक रहेंगे। 55 कहता था कि बताओ इनका इलेक्शन प्रोसेस क्या है। 54 कहता था इलेक्शन होगा इनका कैसे होगा, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज की बात करता है। 53 बताता है इनका काम क्या होगा, और 52 बोलता है प्रेसिडेंट होगा। तो ऐसे करके एक अपने आप वर्बली अगर आप पूरे प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल्स आप बोल पा रहे हैं तो जिंदा हो तुम। अच्छा देखो, अगर मैं बात करूं आपसे कि प्रेसिडेंट के, सुनना, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज का कौन सा, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज का आर्टिकल कौन सा होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज का आर्टिकल कौन सा होता है, तो इलेक्टोरल कॉलेज का आर्टिकल कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा 55, ठीक। 55, बचपन में कॉलेज जाया करते थे ना, बचपन में जाया करते थे, बचपन में हम लोग कॉलेज जाया करते थे, इलेक्टोरल कॉलेज क्या हो गया, 55, 55, 55, ये भी बढ़िया है ना ये ताजा है, ये अभी अभी बनाया है, ठीक। बहुत ही गंदा घटिया सा है, लेकिन याद हो जाएगा। बचपन में कॉलेज जाया करते थे, तो बचपन से 55, तो 55 आर्टिकल हो गया जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज की बात होती है, ठीक। अच्छा, तो फिर इलेक्शन की बात कहाँ होगी, इलेक्शन प्रोसेस की कौन कौन इलेक्ट करेगा, जाहिर सी बात है वो 54 में होगा। फिर री इलेक्शन की बात करेंगे, तो री इलेक्शन किस में है बोलो, फिर री इलेक्शन किस में है यार, री इलेक्शन की बात करेंगे तो री इलेक्शन 7 जन्म का 7 है, तो री इलेक्शन ये हो गया। क्वालिफिकेशन का आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, बोलो क्वालिफिकेशन का आर्टिकल कौन सा होगा, क्वालिफिकेशन का आर्टिकल 58 हो जाएगा। ओथ का आर्टिकल कौन सा होगा, ओथ का आर्टिकल साहब 60 हो जाएगा। इंपीचमेंट का आर्टिकल कौन सा होगा, इंपीचमेंट का साहब 61 हो जाएगा, यहां पहुंचेंगे अभी, ठीक है। टर्म का क्या हो जाएगा, टर्म का हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 56, ठीक। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। आओ आओ, हाँ कौन वोट देगा वो 54 में है, और कैसे इलेक्टोरल कॉलेज की पूरी बात करेंगे वो 55 में है, इलेक्टोरल कॉलेज की बात करेंगे तो 55 में है। हो गई सारी बातें हमारे पास में, है ना। 55 की बात करेंगे तो यहाँ पर, अरे यार कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा भाई, कॉलेज कैंसिल अभी अभी देखिए, अभी एकदम अभी एक बहुत बड़ा कॉलेज जाते जाते भी एक्सीडेंट होते होते बचा है, अभी देख रहे हैं आप, अभी एक्सीडेंट होते होते बचा है। ये कॉलेज तो हम 54 में ही चले गए थे, कॉलेज हम 54 में ही चले गए थे यार। अच्छा, इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल, अब ये समझिएगा, लेकिन मेरे खुराफाती दिमाग ने कुछ बहुत ही गंदा निकाला है इसका भी, फिर से रुकता नहीं है, अपने आप देखते ही चालू हो जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, देखिए 55 में 5 और 5 प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेड है, दोनों नंबर्स एकदम 1:1 की प्रोपोर्शन में है। कितना बढ़िया से, कितने बढ़िया से प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेड है। तो इलेक्शन सिस्टम जो है बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, देखिए 55 कितना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम 55 में आ गया, ठीक। आइए चलिए, इतनी बात समझ आ गई, एक्सीडेंट होते होते बचा। आओ मनस्विता, इसके लिए ऐसे गंदे ट्रिक बनाने के लिए ना, आज इसके लिए एक सिद्धि होती है, एक सिद्धि करनी होती है इसके लिए, है। सबसे गंदा नाला ढूंढिए कौन सा है आसपास, सबसे गंदा नाला ढूंढिए, सबसे गंदा नाला है, उसमें जा करके कम से कम 10 से 15 हजार बार डुबकी लगाइए, तब जा करके ऐसी गंदी ट्रिक्स का जो टैलेंट है वो आता है। ऐसे नहीं होता है किसी को भी बोला हाँ दे दीजिए, दे दिया, सिद्धि चाहिए होती है वाला, सिद्धि, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन सब चीजों के लिए। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी तो रिमूवल आपको मैंने सिखाया ही नहीं है, तो रिमूवल की बात कहां से आ गई है। चलो इतने आर्टिकल हो गए, अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी। अच्छा, ये हो गया बात प्रेसिडेंट की बात, हुमन द फॉलोइंग पावर टू पार्डन, रिप्रीव, एग्जीक्यूटिव पावर, अबल बिकेम एन एक्ट। अच्छा, प्रेसिडेंट की ड्यूटी से संबंधित बातें हैं ना। चलो अब आप इतने आर्टिकल डाइजेस्ट करो, ठीक है। अब आप इतने आर्टिकल जो हैं, चलिए अब आप लोग क्या चाहिए, यहाँ तक इसको खूब बढ़िया से, जितना आज आर्टिकल पढ़ाए हैं, आज बहुत सारे आर्टिकल पढ़ाए आपको, तो हम लोगों ने आज अच्छे खासे आर्टिकल कर लिए, सारे आर्टिकल्स अगली क्लास तक याद रखिएगा, कल ही वो अगली क्लास है तो कल ही हमारी अगली क्लास है, और फिर हम लोग मुलाकात करेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए टाटा, और फिर बाय बाय, और फिर टेक केयर। चलिए ठीक है जी, चलो ओके जी, ओके जी, थैंक यू पीपल, थैंक यू।